हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रवीण। मैं आपको 10th एनसीईआरटी मैथ्स का कोर्स करा रहा हूं, जिसमें हम चौथे चैप्टर पर हैं। ये हमारा 7वां 8वां और 9वां 3 उदाहरण को हम करने वाले हैं। इसके पहले हम सबसे पहले बेसिक को समझ लेते हैं। इस उदाहरण में जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है पहले हम उसको सीख लेते हैं। इसके पहले हमने वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण को सॉल्व करना सीखा था, जो भी गुणनखंड विधि से। आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं मूलों की प्रकृति। जैसे हमने अभी तक वर्ग समीकरण सॉल्व किए थे। जैसे कोई भी समीकरण जैसे समझ लो, आपने जैसे 2x² प्लस 3x ले लिया, फिर इसके बाद कितना ले लिया आपने, इसको यदि हम जोड़ें तो जैसे 6 ले लिया। ठीक है, अभी तो कोई ऐसा समीकरण नहीं है, ये मैंने मतलब ऐसे ही ले लिया। ठीक है, रैंडम ले लिया। अब देखो, इसमें जैसे हमारे पास कोई समीकरण होता है तो वो इसकी तरह होता है। इसको हम जब गुणनखंड निकालते थे तो इसमें कुछ x+3 या कोई मान ऐसे कुछ आया। ठीक है, कोई भी मान आ गया। ठीक है, ऐसे दो वैल्यू हमारे सामने आ जाती थी। ठीक है, तो इसको हमने कैसे उससे सॉल्व किया, और फिर इसके बाद हमारी जो x की एक वैल्यू आ जाएगी और x की एक और दूसरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आ जाएगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कुछ हमने इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। तो ऐसे ही मैंने आपको बता दिया कि जो x का हमें मान निकालना है। ठीक है, x का हमें मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हमारे पास ये धराचार्य वाला फॉर्मूला होता है, श्री धराचार्य का फॉर्मूला होता है, इससे हम निकालते हैं। ठीक है, तो समीकरण ये है। इस समीकरण के मूल यदि हमें निकालना है तो उसको निकालने का फॉर्मूला ये हो गया, द्वारा दे होते हैं। ठीक है, ये लिखा है। इसके बाद d बराबर b² माइनस 4ac, यह निश्चित करता है। ठीक है, कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx के मूल वास्तविक हैं अथवा नहीं। ठीक है, b² माइनस 4ac को इस द्विघात समीकरण का विभक्त कर कहते हैं। ठीक है, इसको आप समझो। सबसे पहले इसमें क्या होता है, ये देखो, इसमें क्या होता है कि जैसे आपके ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो इस फॉर्मूला को लिखा हमने x बराबर माइनस प्लस b² माइनस 4ac। ठीक है, b² माइनस 4ac लिखा है। ठीक है, इसके बाद 2a लिखा है। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, यदि मान के चलो कि इसके अंदर का यदि कोई आंसर नेगेटिव में आता है। ठीक है, नेगेटिव में आता है, तो इससे क्या होगा कि क्या ये पूरा सॉल्व हो सकता है? फिर ये नहीं हो सकता। तो इसके मूल क्या होंगे? वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, तो सिर्फ हमें इसको चेक कर लेना है अंदर का। ठीक है, यदि इसका आंसर क्या है, पॉजिटिव में है और ये पूरा रूट से सॉल्व हो रहा है या नहीं भी हो रहा रूट को सॉल्व। देखो, रूट सॉल्व कब नहीं होता? माइनस लिखा होता, माइनस में कोई वैल्यू होती है। यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इससे क्या होगा, ये रूट सॉल्व हो जाएगा। तो जिससे हमारा मूल क्या होगा? वास्तविक होगा। तो ये सिर्फ कितने से चेक हो जाएगा? b² माइनस 4ac से चेक हो जाएगा। इसी को विभक्त का नाम दे दिया इन्होंने। ठीक है, ये विभक्त कर दे दिया। तो इसके अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमने थोड़ा सा बेसिक समझ लिया, अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, ये हमारा उदाहरण नंबर 7 है। इसमें दिया हुआ है हमारे सामने द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 का विभक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति का ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिया गया है समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का है। ठीक है, ये जो समीकरण है तो इसके जैसा ही है। ठीक है, इसके बाद लिखा है जहां a बराबर 2 है, b बराबर -4 है, c बराबर, इनका जब हम कंपेरिजन करेंगे तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी, b की वैल्यू 4 आ जाएगी और c की वैल्यू इतनी आ जाएगी। ठीक है, तीनों की वैल्यू लिख दी। तो विभक्त कर का जो हमारा फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला का लिखा। इसके बाद हमारा जो आंसर निकाला, इससे हमें पता चला कि समीकरण के मूल वास्तविक है नहीं है, ये पता चला। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं तो ये कैसे पता चलता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा था, 2x² माइनस का 4x लिखा है, प्लस का 3 लिखा है, इसके इक्वल में 0। ठीक है, इस समीकरण की किससे तुलना करने पर? व्यापक समीकरण से तुलना करने पर। तो व्यापक समीकरण हमारा कौन सा है? हमारा व्यापक समीकरण है ax² प्लस bx प्लस क्या है, c है। ठीक है, इसके इक्वल में 0 होता है। तो a की जगह पर क्या आएगा? देखो, a की जगह पर क्या आएगी, तो a की जगह पर 2 आएगा, b की जगह पर कितना आएगा, -4 आएगा, c की बराबर कितना आ जाएगा, 3 आएगा। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला मिल चुके हैं। हमारा विभक्त कर का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, जो हमने अभी बता दिया था बेसिक में। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले को हमने जैसे रखा, जैसे 4 है तो 4 की वैल्यू -4 का स्क्वायर कर दिया हमने और माइनस लगा दिया, 4 लिख दिया। a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू कितनी है, 3 है। तीनों वैल्यू को हमने रख दिया। तो इससे क्या आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8 3 24, तो ये कितना बचा, 24। ठीक है, और 8 3 24। ठीक है, तो इन दोनों को घटाएंगे तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा, माइनस का 8 आएगा। मतलब कि जो हमारे d की वैल्यू आ रही है, तो d की वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में आ रही है। मतलब जो d का मान है वो किससे छोटा है, 0 से छोटा है। 0 से कोई नंबर छोटा होता है वो माइनस में होता है, तो d जो है तो 0 से छोटा है। तो इस कंडीशन में इसका आंसर क्या होगा, इसको हम क्या मानेंगे? इसमें तो लिख दिया उन्होंने, देखो इन्होंने लिखा है कि कोई मूल्य वास्तविक नहीं है। ठीक है, कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं है।
तो ये अब हमें पता कहाँ से चलेगा, तो इसका एक छोटा सा बेसिक है, एक पेज है, आप इस पेज को देख लो, इस पेज को पढ़ दो, आपको खुद समझ आ जाएगा। ठीक है, देखो इसमें क्या है, ये पूरा दिया हुआ है, जो विभक्त कर का मैंने पूरा बेसिक बता दिया आपको। देखो दो भिन्न देखो क्या लिखा है, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। ठीक है, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि यदि क्या है, ये है आंसर। ठीक है, जीरो से ये क्या हो, बड़ा हो, मतलब कि जीरो हो और डी का मान है जो डी, ये डी की वैल्यू लिखी हुई है, तो डी का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसमें से दो कोई भिन्न मूल होते हैं, दो आंसर आते हैं, एक्स बराबर एक कुछ आया, जैसे एक प्लस थ्री आ गया था, दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस टू आ गया था, ऐसे दो मान होते हैं। ठीक है, तो एक्स की जो वैल्यू आती है तो ऐसे आंसर आ जाते हैं। ठीक है, तो डी से हम उसको चेक कर सकते हैं। जब दो मूल क्या बराबर वास्तविक मूल होते हैं, ठीक है, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, तो इसमें क्या लिखा है कि जब जीरो की वैल्यू किसके डी के बराबर हो, मतलब कि इसका जो डी है वो जीरो आए, तो क्या होते हैं, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। जब कोई देखो, जब कोई मूल नहीं होता है, देखो जब कोई वास्तविक मूल नहीं होता है तो इसमें क्या लिखा है, डी छोटा हो जाएगा और जीरो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मतलब कि इसमें नेगेटिव वैल्यू आती है, हम तुम्हें सीधा सीधा बताएं, इसमें क्या आती है, नेगेटिव वैल्यू आती है विभक्त करके। ठीक है, और इसमें क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है, जीरो। ठीक है, और इसमें क्या आती है, पॉजिटिव आती है। बस आपको इतना याद रखना, विभक्त कर की वैल्यू, हमने एक्स की वैल्यू नहीं बोली, विभक्त कर की वैल्यू। विभक्त कर की वैल्यू यदि पॉजिटिव आती है, यहाँ पर अगर पॉजिटिव आती है तो इससे ये बाहर निकलेगा, इसका कोई दो अलग अलग आंसर आएंगे। ठीक है, एक बात ये हो जाती है। फिर दूसरी बात क्या हो जाएगी कि यदि इसका मान क्या हो जाएगा, देखो इसका मान यदि क्या, इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो। यदि मान के चलो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये वाला, ये पूरा, ये दो बार क्या सेम टू सेम आएगा ना, दो बार एक से ही आएंगे आंसर। तो ये इसमें क्या बोला है कि दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। जब कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, तो कोई वास्तविक मूल कब नहीं होगा, जब नेगेटिव होगा, मतलब अंडर रूट के अंदर आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो इसका आंसर कोई आएगा नहीं, तो क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। देखो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, भिन्न वास्तविक मूल कब होंगे, जब पॉजिटिव में कोई वैल्यू आए, जब इसके अंदर अंडर रूट के अंदर जीरो में कोई वैल्यू है, अंडर रूट के अंदर। ठीक है, अंडर रूट के अंदर किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू किसमें जीरो में आए, तो दोनों एक से हो जाएंगे ना, बराबर हो जाएंगे। और भी आगे हम क्वेश्चन में करेंगे, इसका जब बेसिक पढ़ेंगे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, इतना हमने बस आपको बता दिया। देखिए ये वाला जो आठवां उदाहरण है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। सबसे पहले इसको आप पूरा बिल्कुल शांति से पढ़िए, वीडियो को रोक लीजिए। ठीक है, पहला ये पेज पढ़ना है और दूसरा आपको ये भी पढ़ना है। ये सॉल्यूशन आपने दोनों देख लिए। अब हम तीसरा हम ये पूरा और भी आगे उन्होंने सॉल्व किया है, इसको भी देख लीजिए। फिर इसके बाद हम अब सॉल्व करते हैं, अब इसको आपको आराम से देखना है। ठीक है, ये है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले इसमें लिखा है, उदाहरण नंबर कौन सा है, आठवां है, 13 मीटर व्यास वाले। तो 13 मीटर क्या है, व्यास। तो व्यास क्या होता है, वृत्त का एक केंद्र होता है, केंद्र से दोनों तरफ जो हम एक इतनी दूरी क्या होती है, आर होती है, त्रिज्या बोलते हैं। अब जब दोनों को जोड़ देते हैं तो पूरा ये क्या होता है, व्यास होता है। व्यास वो चीज है जो केंद्र से होकर निकलती है। ठीक है, तो व्यास वो रेखा है जो केंद्र से होकर गुजरती है, तो वह रेखा व्यास होती है। ठीक है, व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है। ठीक है, बिंदु परिसीमा पर इस प्रकार, देखो उन्होंने क्या बोला, वृत्ताकार, पहले पूरा पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों, ठीक है, दोनों अंत बिंदुओं पर एक फाटक ये बना है, दूसरा फाटक कौन सा बना है, ये बना है। ठीक है, तो ए और बी दोनों फाटक हैं, दोनों फाटक की दूरियों का अंतर कितना हो, 7 हो। मतलब कि इस फाटक की जो दूरी है, इस फाटक की दूरी है, इन दोनों दूरियों के बीच में अंतर कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ठीक है, तो क्या ऐसा संभव है, यदि ऐसा है तो फाटकों की दूरियां कितनी होगी, कितनी दूरी पर खंभा गाड़ना होगा, बस ये बोला है कि दोनों फाटक से कितनी दूरी पर खंभा को गाड़ना होगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब सबसे पहले क्या करते हैं, देखो सबसे पहले किसी एक दूरी को हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बी को एक्स मान लिया, ठीक है, बीपी एक्स को मान लिया, इतनी दूरी को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ठीक है, तो आपको जैसे उन्होंने दिया बीपी बराबर, हम इसको सिर्फ सॉल्यूशन बताते हैं, पूरी जो इबारत है जो कुछ भी लिखा हुआ है आपके लिए हम पहले सॉल्यूशन दे चुके हैं। ठीक है, तो कितना है, 7 मीटर है। सिर्फ आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ये तो परिभाषा आप वैसे ही लिख लोगे। ठीक है, सॉरी इसको कितना मान लिया अपन ने, एक्स मान लिया। ठीक है, तो ये कितना है, एक्स मीटर है। ठीक है, इतना क्या है, एक्स मीटर है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो ये कितना हुआ, एक्स मीटर हो गया। ठीक है, ये अब इसके बाद जो हमें 7 है, तो 7 क्या है, एपी और बीपी दोनों का अंतर,
तो AP हो गया ये और BP क्या हो गया ये। तो दोनों का अंतर कितना है 7 है। क्वेश्चन को सबसे पहले समझो, उन्होंने ये बोला है कि एक व्यास है, व्यास के दोनों तरफ क्या है A और B दो फाटक हैं। एक बिंदु कोई परिसीमा पर आपको एक बिंदु लेना है, उस बिंदु से आप इस वाले फाटक पर चले जाओ और इस वाले पर चले जाओ, दोनों की दूरियों के बीच में अंतर कितना होना चाहिए 7। तो एक दूरी हमारी AP हो जाती है तो हमने AP को लिख दिया, दूसरी हमारी क्या हो जाती है BP हो जाती है तो BP को लिख दिया। हमारे पास AP लिखा ही है और BP की वैल्यू कितनी हमने x मानी और इसके इक्वल में कितना है 7। तो हमें AP की अगर दूरी निकालना है तो 7 प्लस कितना आ जाएगा हमारा x आ जाएगा, मतलब इसकी जो वैल्यू हमारे पास आती है 7 प्लस x आती है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास वैल्यू आ जाती हैं। अब हमें पाइथागोरस प्रमेय का पता है कि पाइथागोरस प्रमेय जब 90 डिग्री का कोण बनता है यहाँ पर, ठीक है, तो यह क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। ये 90 डिग्री का कोण क्यों बना है, जब हम आगे चल के जब वृत्त को पढ़ेंगे हम उसमें पूरा बता देंगे कि ये 90 डिग्री का ही क्यों बना, क्यों कम और ज्यादा भी हो सकता था, वो क्यों नहीं हुआ उसके बारे में भी हम समझेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय है जो, तो पहले पाइथागोरस प्रमेय को हम समझते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग जो होता है इसके बराबर लंब का वर्ग प्लस क्या होता है आधार का वर्ग, ठीक है, आधार का वर्ग। तो हमारे पास जो कर्ण दिया था तो कर्ण क्या है 13 है, तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग, मतलब लंब हमारा क्या है x है तो x का वर्ग कर दिया। आधार कितना है x प्लस 7 था, ठीक है, x प्लस 7 था तो इसको भी हमने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। आई बात समझ में, 7 प्लस एक्स लिख दो या x प्लस 7 लिख दो, दोनों बात ही बराबर है, ठीक है। 13 का 13 में मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा, 13 3 169 होता है, ठीक है। इसके बराबर में x का स्क्वायर है प्लस में, इस पे हम सर्वसमीकरण लगा देंगे तो x का स्क्वायर प्लस 49 हो जाएगा, फिर इसके बाद कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 x हो जाएगा। तो इसमें हमने सर्वसमीकरण का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। इसके बाद हम इसके आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो आया समीकरण कौन सा है एक्स स्क्वायर, तो 2x² हो गया। फिर इसके बाद प्लस में कितना है 14x हो गया और ये 69 था, सॉरी ये कितना है 169 है, यहाँ पे ये कितना है 49 है। तो 169 में से हमें कितना माइनस करना है, 49 को माइनस करना है तो 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना हो गया 1। तो जो इस तरफ आएगा तो वो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का कितना हो गया 120 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सबको हम 2 से डिवाइड कर सकते तो सबको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। सबको 2 से डिवाइड किया तो x का स्क्वायर प्लस में कितना हो गया 7x हो गया, माइनस का कितना हो गया 60 हो गया, इसके इक्वल में कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। अब जैसे ये 60 है तो 12 पंची 60 होता है ना, तो x का स्क्वायर 12, ठीक है, 12 पंची 60, तो 12 हमने लिखा 12x माइनस का कितना लिखा 5x, तो 12 पंची कितना हो गया 60 हो गया और माइनस का कितना हो गया 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है हमें x मिल रहा है, तो अंदर क्या बचा x प्लस कितना हो गया 12, बाहर कितना निकला 5 निकाला हमने, तो अंदर कितना बचा x प्लस कितना है 12 12, ठीक है। तो ये इज इक्वल्स टू 0 हो गया। तो इसमें x प्लस, देखो यहाँ पर x प्लस 12 एक हमारा फोल्डर बना, एक हमारा कोष्टक बना और दूसरा x माइनस 5 दूसरा कोष्टक बना, ठीक है, ये दोनों 0 के बराबर हैं। तो इससे हमारी x की एक वैल्यू माइनस के 12 आ जाती है और दूसरी हमारी वैल्यू कितनी आ जाती है प्लस का 5 आ जाती है, क्योंकि इसकी साइन चेंज करके ये बराबर में आ जाते हैं। तो जो हमारा आंसर होगा तो हमारा आंसर ये वाला होगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो हमारे पास हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, हमसे क्या पूछा गया है दोनों फाटकों के ऊपर, देखो यदि है तो, यदि ऐसा संभव है तो, इसको सॉल्व भी कर लिया ना हमने, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लिया, इसका आंसर भी आ गया, ठीक है। यदि ऐसा है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंबा गाड़ना है, ठीक है, दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर गाड़ना है। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू यहाँ पर 5 आ गई, तो यहाँ पर ये 5 हो गया और इस तरफ कितना हो गया 7 5 कितना हो जाएगा 12, तो दोनों की दूरियां निकल आई और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 7 आएगा। देखो ये ऐसा संभव हो गया कि नहीं हो गया, हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसमें इन्होंने किस तरीके से बताया इसको भी देख लीजिए। देखो सबसे पहले उन्होंने वैसे ही माना जैसे हमने माना था एक लाइन में, फिर दूसरा उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि ये क्या है 90 डिग्री है, ठीक है, ये क्यों है, ये हमें पता रहना चाहिए, वो हम आपको आगे चैप्टर में बताएंगे ये क्यों होता है, ठीक है। इसकी एक बहुत ही प्रमेय होती है उसको हम समझेंगे, ठीक है। हमने ये पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग और आधार का वर्ग लिख दिया, तीनों की वैल्यू लिख के हमने बना लिया, ठीक है। तो खंबे की फाटक बी से एक्स समीकरण है, दूरी जो एक्स है समीकरण इतने को संतुष्ट करती है, ठीक है, दूरी समीकरण को कितनी इसको संतुष्ट करती है, हमारी ये वाला समीकरण बन गया था, ठीक है। यह देखने के लिए ऐसा संभव है अथवा नहीं है, आइए हम विभक्त कर से विचार करें। विभक्त कर में इन्होंने जब इस फॉर्मूला को लिखा ABC की वैल्यू को लिखा या यहाँ से लिख दिया हो, ठीक है, तो ABC की हमने जब वैल्यू को लिखा
तो बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac होता है ना, बी स्क्वायर माइनस का कितना होता है 4ac होता है। तो 4ac इस वैल्यू को हमने जैसे ही रखा इसमें, तो हमारे पास एक आंसर आया 289। तो 289 हमें पता है कि वो 0 से बड़ा है, मतलब डी की जो वैल्यू है 0 से बड़ी है, मतलब ये क्या है पॉजिटिव, इसके मतलब 2 आंसर आएंगे। ठीक है, तो दिए गए द्विघात समीकरण के 2 वास्तविक मूल हैं और इसलिए खंबे को पार्क की परिसीमा पर गाड़ा जा सकना संभव है। यदि ये संभव नहीं होता तो विभक्त कर का आंसर सही नहीं आता, या तो 0 आता या तो नेगेटिव में आता, तो वो सही नहीं होता। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। देखिए हमारा क्वेश्चन इसमें लिखा है, उदाहरण नंबर 9 है। इसमें लिखा है कि समीकरण 3x वर्ग माइनस का कितना है 2x है, प्लस का 1/3 है, बराबर कितना है 0 का विभक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि वे वास्तविक हैं तो उनका भी आंसर निकालिए। ठीक है, वास्तविक होते हैं तो उसके आंसर आते हैं, हमने बताया था अभी। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि ये जो समीकरण है, ये जो सामने लिखा हुआ है समीकरण, तो इस समीकरण से उन्होंने क्या किया, ए की माइनस बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, तीनों की वैल्यू उन्होंने लिख दी। फिर विभक्त कर वाला जो फॉर्मूला है, ए बी सी की वैल्यू को हमने रख के आंसर निकाला क्या 0। तो इन्होंने इससे क्या पता चला, जो आंसर डी की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। ठीक है, तो जो विभक्त कर की वैल्यू कितनी 0 के बराबर हो गई, तो द्विघात समीकरण के 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, बताया था कि जब आंसर 0 आए तो बराबर 0 होते हैं। अभी आपको थोड़ा सा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहा होगा, बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा होगा, थोड़ा-सा अभी दिक्कत जाएगी। अब हम जब ना आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और इसका बेसिक पूरा पूर्ण रूप से पढ़ेंगे, ठीक है, इसकी नेक्स्ट क्लास में, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा-सा कम क्लियर हो रहा होगा, आप विभक्त कर कभी 0 बोल देते, कभी नहीं बोलते, वहाँ पर हम एक-एक प्रैक्टिकल कर करके दिखाएँगे। ठीक है? ये मूल है जो, तो -b/2a लिखा है, -b/2a है, ये दोनों आएँगे। ठीक है? ये कैसे आएँगे इसको मैं बता देता हूँ थोड़ा-सा। ठीक है? इसको देखो आप यहाँ पर, बी स्क्वायर माइनस का क्या होता है 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट के अंदर होता है। ठीक है, एक होता है माइनस बी प्लस माइनस फॉर्मूला होता है, इसके अपॉन में 2a लिखा होता है। जब ये वाली पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी तो सिर्फ अकेला हमारे सामने क्या बचेगा, b/2a बचेगा, माइनस का b/2a बचेगा। तो सीधी सीधी इस मानों को, दोनों मानों को हमें रख देना है, बस अकेला हमारा आंसर। मतलब कि जब बी स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, तो सिर्फ अकेला इतना बचता है फॉर्मूला, तो वो हमारा x की आंसर निकालने के लिए होता है x-2a। ठीक है, इसके आगे जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे उसको बिल्कुल पूरा हम ट्रांसपेरेंट बताएंगे, उसकी टेंशन नहीं लेना है। ये थोड़े उदाहरण होते हैं, लिखे हुए होते हैं, तो थोड़े कम समझ आ पाते हैं। जो हम आगे सॉल्यूशन खुद अपने पेन से करके दिखाते हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है, वो चीज़ बिल्कुल वास्तविक होती है, दिखाई देती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, मुझे भी लग रहा है कि आपको इतना अच्छे से समझ में नहीं आया है। ये समझने के लिए आपको नेक्स्ट क्लास लेना ज़रूरी है। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।